जिनेक्स जीके में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब अपना एएमसी उस सूट वाले आदमी से कहता है कि तुम वो पैसा वापस करो, तो वो आदमी कहता है, हे आगे तू क्या बात कर रहा है? क्या तू पागल हो गया है क्या? मैंने अभी अभी 17 प्रो मैक्स खरीदा है, तो तुझे क्या लगता है क्या मैं चोर हो सका हूँ क्या? लगता है बच्चे तेरी आंखें सही से दिखाई नहीं दे रही। इधर हम देखते हैं ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये लड़का क्या फालतू बातें कर रहा है। लेकिन अपना एमसी कहता है, हे आप ना एक्टिंग करना बंद करो और जल्दी से तुम मुझे अपने बैग के अंदर दिखाओ। तो अपने एम्स की बात सुन के वो सूट वाला आदमी अपने मन में सोचता है, आखिर इस लौंडे को मेरी बात कैसे पता चला? क्या ये सब उसने देख लिया है क्या? फिर अपने एम्स कहता है, हे क्या तुम ओपन करने से डर रहे हो क्या? तो ये सूट वाला आदमी कहता है, यहाँ पे मेरे पर्सनल चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता और तुम्हारे पास ये हक भी नहीं है कि तुम उसे देख सको। और उसके अलावा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने इसे चुराया है? तुम एक छोटे बच्चे हो जो कि फालतू में लोगों का इज्जत उतार रहे हो। तो वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो कहता है, लड़की लगता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, उसको थोड़ा सा देखो, डिजाइनर कपड़ा पहना हुआ है, आखिर वो एक चोर कैसे हो सकता है? तो एक और बंदा भी कहता है, हाँ उसने सही कहा लड़के, यहाँ पे तुम परेशानी खड़ा कर रहे हो बाकी लोगों के लिए। तो अब एमसी कहता है, अच्छा ऐसा लगता है कि तुम तीनों एक साथ मिले हुए हो, तो चलो मुझे देखने दो आखिर तुम्हारे बैग में है क्या। तो ये बात सुन के ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर अपना एमसी उस बैग को खोल देता है और उसके अंदर से निकलता है चोरी का सारा सामान। ये चीज देखे पहले वाली लड़की कहती है, वो रहा मेरा वॉलेट। तो बाकी लोग भी कहते हैं, देखो देखो मेरा फोन भी वहाँ पे है। तो एक और बंदा कहता है, हाँ मेरा वॉलेट भी वहाँ पे है। तो एक और पर्सन कहता है, अच्छा तो तुमने सच में ये चोरी किया है? फिर हम देखते हैं एक बंदा एक चाकू को निकाल के कहता है, लड़की तुम्हें मरने की इच्छा है क्या? फिर वो बंदा चाकू को निकाल के कहता है, तुम सभी लोग अपने जगह पे खड़े रहो, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश किया ना वो यहाँ पे मारा जाएगा। ऐसे कि पर्सन ड्राइवर के पास चला जाता है और उसके गले में चाकू रखते हुए कहता है, तुम अपना ड्राइव करना चालू रखो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ड्राइवर कहता है, ठीक है। फिर वो पहले वाला सूट वाला इंसान कहता है, हे लड़की क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता क्या? तुमने हमारा प्लान को खराब किया है, अब तुझे क्या लगता है क्या हम तुझे आसानी से छोड़ेंगे? अभी तो पक्का से मरने वाला है। लेकिन अपना एमसी गुस्से मुझसे देखता है, लेकिन तभी पीछे से वो लड़की कहती है, हे लौंडे देखे ऐसे कह के वो अपने एमसी को पीछे खींच लेती है। तो अपने एमसी भी हैरान हो जाता है। फिर लड़की दोनों के बीच में आके कहती है, तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ। तो वो गुंडा कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम हमारे बीच में इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे दिल को फाड़ कर निकाल लूंगा। ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है गुस्से में और उस पे हमला करता है। तो ये लड़की डर जाती है और ये कहती है, भाई मैं तो अब यहाँ पे गई। लेकिन तभी आपने एमसी उसके हाथ को पकड़ के उससे खींच लेता है। तो ये लड़की हैरान हो जाती है। फिर अपना एमसी कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक औरत पे भी इतना ज्यादा क्रूएल होगे। इधर हम देखते हैं जब वो लड़की अपने एमसी से टकराती है तो उन दोनों का चेस्ट एक दूसरे के साथ मिल चुका होता है। तो लड़की शर्माते हुए सोचती है ये लड़का। फिर हम देखते हैं वो पहले वाले गुंडों में से एक बंदा कहता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? तो ये सूट वाला आदमी कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं इसे जरूर से करके रहूंगा। फिर हम देखते हैं अब एमसी कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो है ना? तो ये सूट वाला पर्सन कहता है, हाँ मैं तुझे मारना चाहता हूँ, तुमने मेरा प्लान को खराब किया। तो अपना एमसी कहता है, ओह सच में? फिर अपना एमसी वहाँ पे एक सूटकेस को निकालता है और कहता है, देन चलो देखते हैं। ऐसा है कि वो सूटकेस को उस आदमी पे फेंक देता है। तो वो आदमी उसे डॉग करते हुए कहता है, तुम्हारा हमला मेरे पे काम नहीं करेगा। लेकिन तभी वो बंदा कुछ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि अपना एमसी आगे बढ़ चुका होता है उस पे एक लात मारने के लिए और उसको एक लात मार भी देता है। तो वो बंदा साइड में गिर जाता है। फिर अपना एमसी कहता है, मैं एक को तो निपटा दिया। तो दूसरा बंदा कहता है, हे छोटे बच्चे ऐसा लगता है कि तू जीना नहीं चाहता। तो अपना एमसी तेजी से आगे बढ़ के उसके फेस को पकड़ के नीचे घसीट के मारता है और कहता है, अब बस एक ही बचा हुआ है। तो पहले वाला बंदा अपने हाथों में चाकू को घुमाते हुए कहता है, तुमने मेरे दोनों बंदों को निपटा दिया, अब तुम इस वक्त से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ऐसा कह के वो जब अपने हाथों में चाकू को घुमा रहा होता है तो उसके हाथों से वो चाकू छूट जाता है और उसके गालों में जाके लगता है। फिर जब वो बंदा उस चाकू को निकालता है तो उस जगह से बहुत सारा खून बाहर निकल आता है और खुद की कमी की वजह से वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं ये दादाजी कहते हैं, ये तीनों अभी बेहोश हो चुके हैं। फिर सभी आपने एमसी को चीयर करने लगते हैं और ये लड़की भी आपने एमसी से इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे उन तीनों को ही रस्सी से बांध दिया गया होता है और ये खूबसूरत लड़की उस छोटी बच्ची के पास आके कहती है, लिंग लिंग तुम रो मत, हम जल्द ही हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। तो ये लड़की कहती है, वेल। फिर अपना एमसी भी वहाँ पे आता है और कहता है, लिंग लिंग मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रीटमेंट देने के लिए आया हूँ, ठीक है? तो दादाजी कहते हैं, क्या तुम एक डॉक्टर हो क्या लड़के? तो अपना एमसी कहता है, नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मैं लिंग लिंग को ट्रीट कर सकता हूँ। तो दादाजी कहते हैं, लेकिन लड़के। फिर वहाँ पे वो लड़की भी कहती है, पर लड़के आखिर तुम कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो और क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है भी क्या? तो अपना एमसी कहता है, नहीं मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हो? ऐसा कैसे
कैसे हो सकता है, और लड़के अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है, तो तुम इसके ऊपर मेडिसिन प्रैक्टिस करने की सोचना भी मत, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। तो वहाँ पे लोग भी कहने लगते हैं, हे छोटे बच्चे तुम रुक जाओ, और ड्राइवर जल्दी से तुम गाड़ी चलाओ, यहाँ से हॉस्पिटल बस 20 मिनट का ही दूरी है। लिंग लिंग तुम अपने आप को संभालो, हम जल्द ही हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अपना एमसी कुछ भी नहीं कहता उनकी बातों सुन के, और अपने पास से वो एक बॉक्स को निकालता है, उसमें से सिल्वर निडल निकाल के साइलेंट रीडिंग करने लगता है। तो ये लड़की उसको देखे सोचती है, क्या ये तो एक्यूपंक्चर है। फिर अपना एमसी कहता है, तुम्हें ये थोड़ा सा हर्ट करेगा, लेकिन लिंग लिंग इसे थोड़ा सा सह लेना। तो लिंग लिंग कहती है ठीक है। फिर अपना एमसी वहाँ पे सिल्वर निडल लिंग लिंग के बॉडी में घुसाने लगता है और कहता है ये हो गया। तो हम देखते हैं लिंग लिंग कहती है मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कह के वो रोती है। तो ये लड़की कहती है, हे क्या तुम्हें एक्यूपंक्चर करना आता भी है या फिर नहीं, क्या तुम लिंग लिंग को देख नहीं सकते क्या, वो अभी भी रो रही है। ऐसा कह के वो जब साइड में देखती है तो लिंग लिंग उठ जाती है और वो कहती है, अभी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आपका शुक्रिया बड़े भाई, आप ही के वजह से मैं भी ठीक हो पाई हूँ, आप तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो अब एमसी उसके सर को सहलाते हुए कहता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं दादाजी कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया यंग मैन। तो अब एमसी कहता है, इट्स ओके सर, ये कोई बात नहीं। तो दादाजी रोते हुए कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। ऐसा कह के वो पैसे वाले थैली को आगे बढ़ाते हैं और वो अपने एमसी से कहते हैं, ये रहा लिंग लिंग के ट्रीटमेंट का पैसा, मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, लेकिन ये हमारा ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। तो अब एमसी कहता है, नहीं नहीं मैं पैसे नहीं चाहता, प्लीज आप इसे ले लीजिए। फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि आपका सेशन आ चुका है, तो उतरने के लिए तैयार हो जाइए। तो अब एमसी कहता है, हम सेशन पहुंच चुके हैं, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तो वो छोटी लड़की कहती है, बाय गुड बाय। फिर अपना एमसी उस बस से उतर जाता है और आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे अभी रियलाइज हुआ भाई वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी भाई, कम से कम मुझे उसका वीचैट का नंबर तो मांग ही लेना चाहिए था। इधर हम देखते हैं ये लड़की आपने एमसी की सब काम को याद करके अपने मन में सोच रही होती है, ये लौंडा बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्शल आर्ट है और मेडिकल स्किल्स भी है, और ये लौंडा तो डिफिकल्ट इकोनॉमी को भी समझ सकता है। भाई ये लौंडा तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, खास अगर वो मेरे इलनेस को भी क्योर कर पाता। चलो छोड़ो इसके बारे में, ये पॉसिबल थोड़ी है। फिर हम देखते हैं वो लड़की भी एक सेशन में उतर जाती है, तो उसको तभी कोई पुकारती है, आई एम सॉरी मिस लियो। तो वो लड़की कहती है, लान तुम आ गई। तो ये लड़की कहती है, मैं आपको इसलिए पिक कर नहीं पाई क्योंकि सार गैंग आज हमें फिर से परेशान किए। तो ये लड़की कहती है, क्या वो सार गैंग आज फिर से हमें परेशान किए, चलो इसके बारे में तुम भूल जाओ, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तो लान लड़की कहती है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चू फैमिली के मेंशन में, वहाँ पे कोई बॉक्सिंग सीख रहा होता है। हम देखते हैं वो अपना सोल्जर होता है और अपना एमसी वहाँ पे आ चुका होता है। वो अपने एमसी को देख के सोचता है, आखिर ये लौंडा है कौन। फिर हम देखते हैं अपने एमसी घर के अंदर आ जाता है, तो घर की केयर टेकर कहती है, तुम बस एक सेकंड इंतजार करना, मैं हमारी यंग लेडी को बता दूंगी। तो अपना एमसी कहता है, आपका शुक्रिया। फिर हम देखते हैं अपना एमसी के आगे एक हाथ आता है, वो होता है सोल्जर। वो कहता है, फान मेरे भाई तू आ गया। तो अपना एमसी घबराते हुए कहता है, क्या चुइंग। तो चुइंग कहता है, हे फान मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तू स्टूडेंट को सिखाता भी है क्या, मुझे तुमसे माउसन टाओइज्म सीखना है। तो अपना एमसी कहता है, क्या माउसन टाओइज्म। तो सोल्जर चमकते हुए आंखों से कहता है, हाँ मेरे भाई मुझे सिखा दे। तो अपना एमसी उसको मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैंने सब कुछ अपने मास्टर से सीखा है और मास्टर ने मुझे मना किया है किसी और को सिखाने के लिए। तो सोल्जर कहता है, अच्छा तो ऐसा है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे चुलशियान और अंकल चू आ जाते हैं। अंकल चू कहते हैं, फान तुम आगे क्या। तो अपने एमसी कहता है, अंकल आप कैसे हैं। तो अंकल चू अपने एमसी को एक एटीएम कार्ड देते हुए कहते हैं, फैन ये रहा तुम्हारा 5 मिलियन, इन कुछ दिनों में तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए हो। फिर अपने एमसी उनकी बात सुन के कहता है, नहीं नहीं अंकल मैं आपसे पैसे थोड़ी ले सकता हूँ, मुझे तो अपना बेटी दे दीजिए, आई मीन की मैंने ये सब अच्छे के लिए किया है। ऐसे कह के अपने एमसी अपने मन में सोचता है, भाई 5 मिलियन मैंने एक हफ्ते में कमा लिया भाई, मेरे तो मजे ही मजे, बस लेटे लेटे पैसे मिल गए। फिर हम देखते हैं चूसन कहती है, फान इसे ले लो, ये हमारा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है। फिर अंकल चू कहते हैं, हाँ फान इसे ले लो। तो अब एमसी कहता है, अगर बात ऐसी है अंकल तो मैं जरूर से ले लूंगा। फिर सोल्जर कहता है, फान मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कितना ज्यादा टफ हो। तो एमसी हैरान होते कहता है, क्या। तो सोल्जर कहता है, तुमने अभी अभी येलो वर्सेस स्पिरिट से फाइट किया, तो तुम इतना जल्दी एनर्जेटिक कैसे हो सकते हो। तो चूशन कहती है, हाँ आगे तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो, तुम्हें देखे तो लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए एकदम एफर्टलेस था। तो अपना एमसी कहता है, हे यंग अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। तो ये बात सुन के सोल्जर एकदम स्पीचलेस हो जाता है और हंसते हुए कहता है, हाँ बस तुम फेंक रहे हो भाई, मैं जब 5 साल का था मैं तब से ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा फिजिकल फिटनेस किंगजेंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द बेस्ट है, पर तुम सिर्फ मैजिक को प्रैक्टिस किए हो, तो तुमने उस चीज को कैसे मैनेज किया। तो अपने एमसी कहता है, ओ भाई तुम उस पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा है क्या, तो चलो अगर तुम
तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करके दिखाओ, मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा और अगर तुम जीत गए ना तो मैं ये 5 मिलियन तुम्हें दे दूंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 1 मिलियन देना पड़ेगा। तो उसकी बात सुन के ये सोल्जर सोचता है ये लड़का ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फिर अपना एमसी कहता है "हे, मेरा चैलेंज सुन के तुम्हारा क्या ख्याल है। तो ये लौंडा अपने हाथों को चटकाते हुए कहता है मैं तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं करता, तुम्हारा मैजिक अच्छा हो सकता है लेकिन तुम्हारा मार्शल आर्ट मेरे से अच्छा हो नहीं सकता। फिर चूसियान आपने एमसी के पास आके कहती है फोन तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, मेरा भाई का कोड नेम ब्लड ईगल है और वो चाइना के तो स्पेशल फोर्सेस में टॉप 10 में आता है। फिर हम देखते हैं ये सोल्जर कहता है फैन जब से मैं बचा था तब से मैं बस एक ही पर्सन को एडमायर करता हूँ और वो है यानजिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर इन चीफ द जनरल ऑफ चाइना एंड द मिलिट्री गॉड जियांग किंगटियान। वो सच में इनविंसिबल है लेकिन अपना एमसी उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता और अपना एमसी चूसियान से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है भाई मेरे लिए ये इजी है, मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। ये देखे ये सोल्जर भड़क जाता है और ये कहता है हे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, चलो मैं आज तुम्हें हरा के ही दिखाऊंगा। फिर अपना एमसी नाक में उंगली करते हुए कहते हैं ओके ओके ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर हम देखते हैं बाहर के सीन, वो सभी बाहर आ चुके होते हैं, वहाँ पे अंकल चुके हैं फान इंग ये बस एक स्पारिंग मैच है तो तुम्हें अपने पंचेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अपना सोल्जर कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है फान, मैं अपना फुल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर भी संभल के रहना। तो अपना एमसी कहता है हाँ हाँ आजा आजा। तो अपना सोल्जर कहता है देन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है अपने एमसी पे हमला करने के लिए और कहता है इसे संभालो। ऐसा कह के वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो हमें वहाँ पे ईगल का फैंटम दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं जब वह अपने एमसी पे पंच मारता है तब उसके मुख के फोर्स से बहुत ज्यादा धुआं रिलीज होता है। हम देखते हैं धुएं के बाद का सीन, अपना एमसी उस सोल्जर के हाथ को एक ही हाथ से पकड़ लिया होता है जो देखिए सोल्जर भी हैरान होता है। तो कहता है नो वे, आखिर तुम मेरा ब्लो एक ही हाथ से कैसे रोक सकते हो। फिर अपना एमसी कहता है ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था यंग। ऐसा कह के वो उस सोल्जर के पेट में एक मुक्का मार देता है और कहता है लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। ऐसा कह के वो जब उसको मुक्का मारता है तो अपना सोल्जर दूर फिर जाता है। तो चूसन कहती है भाई बच के। हम देखते हैं वो सोल्जर दूर जाके नीचे गिरता है। फिर अपना एमसी सोल्जर के पास आके कहता है तो क्या तुम मेरी बातों पे अभी यकीन करते हो। तो सोल्जर कहता है हाँ हाँ तुम सच में औसम हो, मैं हार मानता हूँ। ऐसा कह के वो अपना भाई कुछ तो कपड़ा ऊपर करता है और कहने लगता है भाई मैं हार मानता हूँ। ऐसे कह के वो वहाँ से उठ जाता है। फिर अंकल चू कहते हैं इंग क्या तुम ठीक हो। तो सोल्जर रोते हुए कहता है हाँ डैड मैं ठीक हूँ लेकिन आपको 1 और मिलियन देना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो इसके लिए। तो अंकल हंसने लगते हैं। फिर अंकल कहते हैं ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक दिन में बहुत ज्यादा मिलियंस कमाता हूँ। ये बात सुन के भाई अपना एमसी तो एकदम हैरान होता है और उनको देख रहा होता है। फिर अंकल चू कहते हैं बाय द वे मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फान मैजिक के साथ ही मार्शल आर्ट में भी इतना ज्यादा अच्छा होगा। इधर अपना सोल्जर और अपना एमसी स्पीचलेस होते हैं। फिर अपना एमसी कहते हैं एक्चुअली इंग अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इंग भी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जंगलों में हवा बहने लगती है और उस हवा की वजह से चूसियान सीखती है। तो उसका पिताजी कहते हैं सियान क्या तुम्हें ठंड लगी है क्या। तो सियान कहती है हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, तो चलो पहले लिविंग रूम में चलते हैं। तो अंकल चू कहते हैं हाँ हाँ चलो चलते हैं, मैं वहाँ पे जंगमैन को बोल दूंगा कि हमारे लिए खाने के लिए कुछ गर्मा गर्म लेके आए और सियान वो सीडोंग चून का वाइन वाला बोतल भी लेके आओ। तो सियान कहती है ओके। फिर अंकल चू अपने एमसी के कंधे में हाथ रखते हुए कहते हैं मैं आज बहुत ज्यादा अच्छे से पीने वाला हूँ फैन के साथ। तो अपना एमसी कहता है अंकल चू आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा कह के अंकल चू और अपने एमसी वहाँ से जाने लगते हैं। तो सोल्जर पीछे ही रह जाता है और कहता है आई गेस तुम इनर मार्शल आर्ट वॉरियर के लेवल में पहुंच चुके हो है ना। तो अपना एमसी कहता है क्या इनर मार्शल आर्ट वॉरियर लेवल, आखिर वो क्या चीज है। तो सोल्जर कहता है क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना नहीं क्या। तो अपना एमसी कहता है आखिर वो क्या चीज है। तो अपना सोल्जर कहता है फान तुम्हें सच में नहीं पता क्या। तो अपना एमसी कहता है मुझे नहीं पता भाई, मुझे सच में बताओ। तो अपना सोल्जर बताने लगता है कि एंशिएंट टाइम से ही मार्शल आर्ट के 4 लेवल हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल पावर मार्शल आर्टिस्ट जो कि अपने बॉडी को फिजिकली ट्रेन करते हैं और यूनिक स्किल्स को पॉजेस करते हैं। फिर उनके बाद आते हैं इंटरनल पावर मार्शल आर्टिस्ट जो कि अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को कुंफू पावर से स्ट्रेंथन करते हैं और अपना इंटरनल पावर इस्तेमाल करके वो अपने एनिमी को हरा सकते हैं। फिर आते हैं अटमोस्ट मार्शल आर्ट मास्टर और वो लोग हिडन रियलम से होते हैं। अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो वो एक बैटल में सामने वाले एनिमी लीडर को दूर से ही मार सकते हैं। और उनके बाद आते हैं सुप्रीम मार्शल आर्ट मास्टर। सुप्रीम मार्शल आर्ट मास्टर उनके पास बहुत सारे स्किल्स होता है और वो सिर्फ तभी बाहर आते हैं जब ग्रेट कैटाक्लिज्म चल रहा होता है। और हाँ शायद उसके बाद कोई गॉड लाइक स्टेट भी होता है, बुद्धिस्ट उसे इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी भी बुलाते हैं। तो अपने कहता है क्या गॉड लाइक स्टेट। तो अपने सोल्जर कहता है हाँ ये बस किससे कहानी
सही में है? तो अपने एमसी कहता है हाँ मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे मास्टर मुझे छोड़ के गए तब मुझे उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो अपना सोल्जर कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास एक मास्टर है, आखिर वो कौन है? वो जरूर से एक ग्रैंड मास्टर होंगे। तो अपना एमसी कहता है हाँ वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो अपना सोल्जर कहता है हाँ किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में हमेशा तुमसे ज्यादा पावरफुल इंसान होता है, तो मुझे अभी भी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और वहाँ से वो जाने लगा है। तो अपना एमसी सोचता है एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट्स। फिर हम देखते हैं सोल्जर पुकारता है फैन क्या तुम अंदर आना नहीं चाहते क्या? जल्दी से अंदर आओ वरना हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। तो अपना एमसी कहता है क्या ठीक है मेरे लिए इंतजार करो। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उनके घर पे खाना खा के निकल चुका होता है और बाहर चलते चलते डकार ले रहा होता है और सोचता है अमीर लोग का खाना तो सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। आखिर किसने सोचा था कि उनका खाना इतना ज्यादा डिलीशियस होगा। ओह बाय द वे अगर ये एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट है तो लिंगर को तो इसके बारे में जरूर से पता होगा। ऐसा कह के वो फोन निकालता है और लिंगर को मैसेज करने के लिए तैयार होता है और उससे पूछता है लिंगर क्या तुम्हें इंटरनल पावर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में पता है? इधर हम देखते हैं लिंगर अपने जगह पे सो रही होती है, तभी उसको अपने एमसी का मैसेज आता है। तो वो अपने आंखें खोल लेती है और आगे देखती है और कहती है क्या इंटरनल पावर मार्शल आर्टिस्ट? फिर वो अपने एमसी से कहती है फन तुम्हारा मतलब एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है क्या? तो अपना एमसी कहता है हाँ। तो लिंगर कहती है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं तो ताओइस्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि एक्सटर्नल पावर मार्शल आर्टिस्ट येलो डन ताओइस्ट के बराबर है और इंटरनल पावर मार्शल आर्टिस्ट ब्लैक डन ताओइस्ट के बराबर है और अटमोस्ट मार्शल आर्ट मास्टर एर्थ डन ताओइस्ट के बराबर है और सुप्रीम मार्शल आर्ट मास्टर हेवन डन ताओइस्ट के बराबर है। तो अब नेमसी कहता है तो इसका मतलब मैं ब्लैक डन ताओइस्ट हूँ है ना? तो ये तो बहुत ज्यादा औसम है। तो लिंगर कहती है हाँ अगर तुम इंटरनल मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम शायद से प्रोबेबली ब्लैक डन मार्शल आर्टिस्ट होगे। फिर तभी कोई मदद के लिए चिल्लाती है। तो अब नेमसी पीछे मुड़ के कहता है ये वॉइस ये तो पीछे से आ रहा है। इधर हम देखते हैं एक लड़की को चार लौंडे घेर के खड़े होते हैं और ये लड़की कह रही होती है हे तुम गुंडे यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे तीन गुंडे होते हैं। वहाँ पे येलो मास्क वाला बंदा कहता है हे लड़की आज यहाँ पे कोई भी नहीं है, हमारे तो मजे ही मजे। तो रेड मास्क वाला बंदा कहता है अब्सोल्युटली आज तो मजे करके ही रहेंगे। तो ब्लू मास्क वाला बंदा कहता है हाँ ये तो तुम्हारी गलती है लड़की जो कि तुम हमारे बॉस को इतना ज्यादा पसंद आ गए। ऐसा कह के वो अपना हाथ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लड़की कहती है हे प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझे टच मत करो। वहाँ पे अपना एमसी भी पहुंच जाता है और कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इधर हम देखते हैं लड़की कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अपना एमसी पीछे से चिल्लाता है हे तुम लोग वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम लोग मार नहीं खाना चाहते तो चुपचाप से वहीं पे रुको। तो रेड मास्क कहता है हे लड़के यहाँ से तो दूर रहे। इधर हम देखते हैं बाकी लोग उस लड़की के कपड़े उतार रहे होते हैं। फिर आपने एमसी कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमीने हो। तो रेड मास्क कहता है हे लड़के क्या तू यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया है क्या? तो आपने एमसी कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ऐसा कि आपने एमसी आगे बढ़ता है और उसके मुंह पे हमला करता है। तो येलो मास्क कहता है हे क्या तुमने अभी तो कुछ छोटे बच्चे को हराया नहीं है क्या? ऐसे कि वो जब पीछे देखा है तो मैं एमसी रेड मास्क को हरा चुका होता है। तो येलो मास्क कहता है हे लड़के अगर तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? ऐसे कह के दोनों ही आगे बढ़ते हैं आपने एमसी पे हमला करने के लिए। येलो मास्क कहता है मैं आज तुम्हें लेसन सिखा के रहूंगा लड़के। तो ब्लू मास्क कहता है हे बच्चे मरने के लिए तैयार हो? तो आपने एमसी भी आगे बढ़ता है और कहता है हाँ चलो करके दिखाओ। ऐसे कि जब अपना एमसी आगे बढ़ता है तो येलो मास्क एकदम हैरान हो जाता है। अपना एमसी ऊपर जंप करके उस पे एक मुक्का मारता है। तो ब्लू मास्क घबराने लेता है और कहता है बॉस। फिर हम देखते हैं उसके बाद का सीन, वहाँ पे वो येलो मास्क दीवार में घुस चुका होता है। वहाँ पे अपना एमसी आगे बढ़ के कहता है ब्लू मास्क क्या तुझे अभी भी तेरे बॉस की फिक्र पड़ी है क्या? ऐसे कि वो उसके पेट में भी एक मुक्का मार देता है। तो ये ब्लू मास्क हैरान और ये भी दूर जाके गिरता है और कहने लगता है कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम बीस्ट की तरह। फिर अपना एमसी कहता है खाना खाने के बाद फाइट करने की वजह से अभी मुझे बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी आगे बढ़ के उस लड़की को हाथ देता है और कहता है हे मिस क्या तुम ठीक हो? ऐसे कह के वो उससे पूछने के बाद कहता है आगे से याद रखना किस तरह से अकेले सुनसान रोड में मत जाना, ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये लड़के उठ के कहती है तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं तो। ऐसा कह के वो अपने एमसी के गले लग जाती है और रोने लगती है। तो अपने एमसी अपने मन में सोचता है ये परफ्यूम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं ये लड़की अपने एमसी को छोड़ देती है और शर्माते हुए कहती है सॉरी मैं तो। ऐसा जब वो कह ही रही होती है तो अपने एमसी कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा पैर फिसल गया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो गुंडे उड़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक प्लानिंग थी अपने एमसी को फंसाने के लिए। हम देखते हैं ये लड़की पीछे एक चाकू छुपाई होती है पर अपने एमसी का ध्यान उस पे नहीं होता। अपने एमसी कह रहा होता है ये लोग फिर से खड़े हो सकते हैं क्या? फिर हम देखते हैं वो लोग खड़े होके अपने एमसी को घेर लेते हैं। ब्लू मास्क वाला अपने एमसी को देख के
मुस्कुराता है। तो अब एमसी सोचता है आखिर लोग मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा वो सोच ही रहा होता है, लेकिन ये लड़की अपने एमसी के बॉडी के अंदर एक चाकू डाल चुकी होती है और अपने एमसी को देख के हंस रही होती है। अपने एमसी कहता है ओह नो, अभी मुझे इतना ज्यादा वीक महसूस क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो परफ्यूम मैंने अभी सूंघा वो ऐसा वो सोच रहा होता है, लेकिन ये लड़की कहती है निंग शाओफैन, तुमने गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। हम देखते हैं पीछे से बाकी लोग भी आते हैं और कहने लगते हैं आज तुम यहाँ पे मरने वाले हो लड़के। ऐसा कि वो सभी आपने एमसी के बॉडी में चाकू घुसा देते हैं और आपने एमसी के खून लॉस होने की वजह से आपने एमसी वहाँ पे गिरने लगा है और गिरने के बाद कहता है हे आखिर तुम लोग हो कौन? हम देखते हैं वहाँ पे एक और पर्सन होता है, वो कहता है ये बात जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर ये लड़की कहती है इस लड़के को हमने चाकू मार डाला है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो ये पर्सन कहता है हाँ यहाँ से चलते हैं। ऐसा कह के वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं आपने एमसी जमीन पे पड़े पड़े कह रहा होता है मुझे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मैंने अभी तक मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी तक कॉलेज भी नहीं गया हूँ। नहीं, मैं इस तरह से यहाँ पे मर नहीं सकता। नहीं, ऐसा कि आपने एमसी अपना फोन को निकाल लेता है और उनमें टावर स्टोर ओपन करके कुछ आइटम्स को बाय करने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे बिल बाहर आ जाता है। अपने एमसी उस बिल को पकड़ के अपने मुंह में निकल लेता है और अपने मन में सोचता है प्लीज प्लीज इसे काम करना चाहिए। ऐसा कह के जब अपना एमसी उस बिल को खाता है तब अपना एमसी की आंखें बड़ी बड़ी होने लगता है। अपना एमसी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। अपना एमसी कहता है क्या? ऐसा कह के अपना एमसी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अपना एमसी को एक बिस्तर पे सुलाया गया होता है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी के बॉडी में कुछ होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अपना एमसी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। फिर अपना एमसी उठते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है? फिर अपने एमसी की याद आता है बाय द वे मैं तो मारा गया था ना। ऐसा कि वो हैरान हो जाता है। फिर अपना एमसी साइड में मुड़ के देखता है और बगल वाले ग्लास को पकड़ के पीने के लिए ऊपर लाता है, लेकिन उसके हाथों से पानी गिर जाता है। तो अपना एमसी सोचता है क्या इतना ज्यादा लाइट? लेकिन तभी अपने एमसी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो अपना एमसी सोचता है क्या कोई मदद के लिए पुकार रहा है क्या? फिर अपना एमसी बिस्तर से उठ जाता है और अपना शर्ट को लेके अपने ऊपर ओढ़ लेता है। फिर सीन्स छिपता है। हम देखते हैं एक दूसरी जगह में वहाँ पे कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वहाँ पे उन गुंडों का बॉस कहता है रुक्षी क्या अभी तुम फ्री हो एम्पायर नाइट क्लब मेरे साथ जाने के लिए? हम देखते हैं वहाँ पे उसके सामने एक लड़की होती है जो कि घबराते हुए कहती है नहीं नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूँ। हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे आ चुका होता है। अपना एमसी उसको देख के मन में सोच रहा होता है भाई आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? भाई ये ऑथर पगला गया है क्या? ये ऑथर मेरे साथ फिर से पंगा ले रहा है ना? पिछले चैप्टर में भी तो यही सब था है ना? इसी की वजह से तो मैं मारा गया था। इधर हम देखते हैं उन गुंडों में एक गुंडा कहता है हे लड़की हमारे बॉस को थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिखाओ, समझी? अपने आप को जरा देखो, तुम एक गरीब घर की लड़की हो, तुम अपने आप को लकी समझो जो कि तुम्हें हमारे साथ चलने का मौका मिल रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाते हैं? लेकिन तभी उसका बॉस उस गुंडे को लात मार के कहता है तू अपना मुंह बंद रख, क्या तुझे पता नहीं है क्या कि खूबसूरत लड़कियों के साथ इस तरह से बात नहीं किया जाता? तो एक ग्रीन ड्रेस वाला गुंडा कहता है हाँ हाँ बॉस समझ गया मैं। फिर हम देखते हैं ये लड़की रुक्षी ये कहती है सॉरी मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन ये गुंडे का बॉस कहता है हे तो यहीं पे रुक जा। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की रोते हुए वहाँ से भाग रही होती है और अपना एमसी कोने में छुके वो सब देख रहा होता है। हम देखते हैं अपना एमसी उसको देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इधर ये गुंडों का बॉस उस लड़की रुक्षे को पकड़ने ही वाला होता है और उसको पकड़ भी लेता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो रुक्षे कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर हम देखते हैं उन गुंडों का बॉस रुक्षे को दीवार पे अड़ा देता है और कहता है मेरे पास आओ, तुम इतना ज्यादा खूबसूरत हो, तुम मेरे से भाग क्यों रही हो? ऐसा किया कि वो उसके गालों को पकड़ लेता है। तो रुक्षे कहती है प्लीज मुझे जाने दो। फिर उन गुंडों का बॉस कहता है ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। हाँ हाँ मैं अभी समझ गया ये एक्साइटेड नहीं है, तो चलो मजे करते हैं। ऐसा कह के वो रुक्षे के कपड़े को फाड़ने लगता है। वो देखे रुक्षे एकदम डर जाती है और वो अपने चेस्ट को छुपाते हुए रोने लगती है। इधर हम देखते हैं बाकी गुंडे वो तो वो चीज देख के एकदम पगला गए होते भाई, अपने मुंह से लाल टपका रहे हैं। इधर हम देखते हैं अपने से सोच रहा होता है नहीं मैं इंतजार नहीं कर सकता वरना इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं उन गुंडों का बॉस कहता है हे रुक्षे चलो थोड़ा सा मजे करते हैं। लेकिन तभी अपने से उसके पीछे आके उसको एक जोरदार पंच मारता है तो वो बंदा उधर से बहुत ज्यादा दूर फिर जाता है। इधर ये लड़की रुक्षे अपने एमसी को देख के एकदम हैरान होती है। इधर हम देखते हैं अपने एमसी के पंच से उन गुंडों का बॉस बहुत ज्यादा तेजी से दूर जाके एक दीवार में लगता है। तो बाकी गुंडे कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तो अपने एमसी कहता है तुम लोग यहाँ से दफा जाओ। तो इन लोग डरते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और भागते हुए कहते हैं ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, अगर हम इसके बात नहीं मानेंगे ये तो हमें भी मारेगा। फिर हम देखते हैं इन लोगों के जाने के बाद ये लड़की शर्माते हुए अपने एमसी को देखती है और कहती है नहीं नहीं तुम मेरे तरफ मत देखो। ऐसा कह के वो दूसरे और मुंह करके बैठ जाती है। तो अपना एमसी अपना शर्ट को निकालता है। इधर हम देखते हैं ये लड़की बहुत ही
ही ज्यादा डरी हुई होती है। फिर अपने एमसी आगे बढ़ता है और उस लड़की के ऊपर अपना शर्ट ओढ़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर अपना एमसी उसके सामने दवाइयों को देखता है और अपने एमसी पूछता है बाय द वे क्या तुमने मुझे सेव किया है क्या। तो रिक्शा भी उठ जाती है और वो कहती है तुम अभी अभी फाइट कर रहे थे, आखिर तुम्हारा इंजरी कैसे है। ऐसा कह के वो अपने एमसी के पेट में हाथ रखती है और अपने एमसी अफसोस को महसूस होता है। तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उसका मुंह टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। तो अपना एमसी सोचता है भाई ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फिर अपना एमसी कहता है इट्स ओके, ये बस एक नॉर्मल सा चोट था, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़की कहती है क्या सच में, ये तो बढ़िया बात है। फिर अपना एमसी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम मेरे लिए अंदर इंतजार करना, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। फिर हम देखते हैं आपने एमसी आगे देखता है जिस तरफ उन गुंडों का बॉस गिरा होता है, वो बॉस वहाँ से भाग चुका होता है। फिर आपने एमसी उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है और उसको गले से पकड़ते हुए उठाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तो ये गुंडे का बॉस कहता है हे तुम मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। फिर अपना एमसी उसको छोड़ देता है तो वो बंदा जमीन पे खांसने लगा है। फिर अपना एमसी कहता है अगर तुम ऑनेस्टली मेरी बातों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। तो गुंडों का बॉस कहता है ठीक है बड़े भाई, आई मीन सर ठीक है, आपकी बात मैं सुनूंगा, आप जो भी पूछेंगे मैं जरूर से जवाब दूंगा। तो आपने एमसी उससे पूछा है क्या तुम बा नाम वाले आदमी को जानते हो। तो ये गुंडा घबराते हुए कहता है क्या बा, तुम्हारा मतलब वो स्ट्रीट फाइटर, उसका रियल नेम वांग वई है और उसका एक स्ट्रीट फाइटर गैंग है और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी उसके पास काम के लिए आते हैं। तो आपने एमसी कहता है मुझे बताओ कि वो कहाँ पे है और तुम झूठ बोलने के बारे में तो सोचना भी मत हो। ये गुंडा कहता है वांग वई उसको दिन में पीना पसंद है और रात को काम करना पसंद है, तो प्रोबेबली अभी वो एम्पायर नाइट क्लब में होगा। तो अपने एमसी कहता है अगर तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। तो ये गुंडा डर जाता है और कहता है नहीं नहीं मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। फिर अपने एमसी उसको छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। इधर हम देखते हैं अपने एमसी के जाने के बाद वो गुंडा इतना ज्यादा डर चुका होता है कि उसके मुंह से एकदम पसीने निकलने लगते हैं और वो सोचने लगता है आगे आगे ये लड़का था कौन। फिर हम देखते हैं अपने एमसी उस जगह से बाहर आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है उसने कहा कि मैं गलत लोगों से पंगा ले रहा हूँ। ऐसा कि अपने एमसी गुस्से में अपना दांत पीसने लगता है और गुस्से में साइड में अपना हाथ मारते हुए कहता है डैम इट। लेकिन तभी अपने एमसी के पंच से दीवार हिलने लगता है और उस जगह में एक छोटा सा गड्ढा भी बन चुका होता है। तो अपने एमसी सोचता है क्या क्या ये ग्रीनवुड पिल की वजह से क्या मेरा पावर तो बढ़ चुका है भाई, मेरा पंच तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, मेरा एक पंच का पावर 10 माइक टायसन के बराबर है। फिर अपने एमसी कहता है बा बड़ी कंपनी के लिए काम करता है तो चलो मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी उस लड़के के घर के पास आ चुका होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे उसको शुक्रिया अदा बोलना चाहिए। ऐसा कह के वो दरवाजे को खोलता है तो हम देखते हैं अपना एमसी चारों तरफ देखने लगता है और उसको पता चलता है कि ये घर बहुत ज्यादा पुराना है। तो अपना एमसी सोचता है आखिर ये लड़की किस तरह से जिंदगी जी रही है। फिर हम देखते हैं रुक्षे अपने एमसी को देख लेती है और आगे बढ़ के कहती है "हे, तुम यहाँ पे आगे। तो अपना एमसी कहता है मैंने उन लोगों से सुना है कि तुम्हारा नाम रुक्षी है ना। तो ये लड़की कहती है हाँ हाँ मेरा लास्ट नेम सु है और फुल नेम है सुरुक्षी। अपना एमसी कहता है मेरा नेम है निंगशाओफेन और मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक्षे कहती है नहीं नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, अगर तुम आज वहाँ पे नहीं आते तो मेरा तो। लेकिन तभी उसको वो याद आता है जब अपना एमसी अपना शर्ट निकल के उस लड़की को पहनाया होता है और वो कपड़े फटने वाली बात को भी याद करने लगती है और वह भी वो सब याद करके शर्माने लगती है। तो अपना एमसी भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर अपना एमसी उसके बेड में बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अकेले रहती हो क्या। तो रुक्षा कहती है नहीं मेरे फादर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, वैसे क्या तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी क्या। तो अपना एमसी अपना बॉडी दिखाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो ये लड़की कहती है ये तो बढ़िया बात है। फिर अपना एमसी कहता है बाय द वे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम मुझे बचाई तब हुआ क्या था। तो ये लड़की कहती है हाँ क्या हुआ था। ऐसा कह के वो याद करने लगी है। फिर वो कहती है जब मैं उस रास्ते से जा रही थी तो मुझे दिखा कि तुम वहाँ पे लेटे हुए हो और तुम्हारे चारों तरफ काला कलर का ऑयल निकल रहा है। मैं तुम्हारे पास आके देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा चाकू मारा गया है और बहुत ज्यादा खून निकल चुका है, लेकिन मैंने जब चेक किया तो तुम्हारे बॉडी में एक भी निशान नहीं था और तुम्हारे बॉडी से बहुत ज्यादा गंदा वास आ रहा था, पर तुम्हारा ब्रीथिंग और हार्ट बीट एकदम नॉर्मल था। मैं तुम्हें घर तक लेके आई और तुम्हारे कपड़े को साफ की। तो वो बात सुन के अपने आप से सोचने लगा है अच्छा तो वो काला सा चीज मेरे बॉडी का कचरा था जो कि लेजेंडरी बोन स्लैशिंग एंड मैरो क्लींजिंग से निकल गया था। फिर हम देखते हैं वो लड़की घबरा के अपने एमसी से पीछे हट जाती है और कहती है इसका मतलब तो तुम भी एक गुंडे हो। अपने एमसी घबराते हुए कहता है नहीं नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं तो एक नॉर्मल सा भला
वाला लड़का हूँ। तो ये लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर ठीक है। फिर आपने एमसी कहता है रुक्षी मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, तो तुम्हारे पास एक फोन है क्या। तो रुक्षी हैरान हो जाती है और अपना फोन निकाल के देती है। तो अपना एमसी वहाँ पे अपना नंबर को सेव कर लेता है और कहता है ये रहा मेरा नंबर, कल सुबह मुझे तुम कॉल करना। तो ये लड़की कहती है लेकिन तुम तो अभी तक पूरी तरीके से हिल नहीं हुए हो। पर अपना एमसी उसकी बात नहीं सुनता। तो वो लड़की कहती है हे अगर तुम कहाँ पे जा रहे हो। इधर हम देखते हैं अपना एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं उस आदमी से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिसको कि मैं ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सका। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एम्पायर नाइट क्लब में। वहाँ पे बहुत सारा भीड़ जमा होता है और वहाँ पे अपने एमसी कपड़े बदल के आ चुका होता है। अपने एमसी आगे बढ़ता है तो वहाँ पे गार्ड्स अपने एमसी को रोक लेते हैं और अपने एमसी को कहते हैं हे अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अपने एमसी कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसे ही कि वो उन दोनों बंदों को ही अपने से झटक देता है और कहता है ये पावर तो कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अभी तो मुझे इस चीज की जरूरत थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे से एक लड़की बटलर गुजर रही होती है। अपने एमसी उसके सामने होता है। फिर वो लड़की अपना आँख को खोलती है तो अपने एमसी कहता है हे आखिर बा कहाँ पे है। ऐसा कह के वो उस लड़की के कॉलर को पकड़ता है। तो वो लड़की घबराते हुए कहती है वो तो डिलक्स रूम 4 में है और वो ऊपर वाला रूम में है लेफ्ट साइड में। तो अपने एमसी बटलर को छोड़ देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ऊपर वाले रूम में बा 4 लड़कियों को लेके बैठा होता है। वहाँ पे एक लड़की कहती है बा तुमसे मिले हुए तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया। तो बा कहता है हाँ मैं थोड़ा सा बिजी था बेबी गर्ल, मेरा काम था जो कि सु फैमिली के बच्चे ने मुझे दिया था, अभी मैंने वो काम को पूरा कर दिया है और मुझे बहुत ज्यादा पैसे भी मिले हैं तो मैं यहाँ पे लड़कियों के लिए आ ही गया। ऐसा कह के वो बा उस लड़की के एसेट्स को देखने लगता है और लाल टुकाने लगता है। तो लड़की कहती है बा तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो। तो बा कहता है हो मैं बुरा हूँ क्या। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा पैसे ऊपर हवा में उछलने लगता है और पूछता है अब बता क्या मैं अभी भी बुरा हूँ क्या। ये सब पैसे निंगशिया फैन के फ्यूनरल का था। ऐसे कह के वो वहाँ पे हंसने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने उस रूम का दरवाजा टूटता है। तो बा कहता है आगे यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन कमीना मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, सामने आओ। तो अपना एमसी वहाँ पे सामने आता है और वो कहता है हमें मिले हुए तो बस कुछ ही दिन हुआ था और तुम मुझे भूल भी गए। तो बा हंसते हुए कहता है सॉरी मैंने इन्हीं कुछ दिनों में बहुत ज्यादा लोगों को मार डाला है तो मुझे याद नहीं कि तुम हो कौन। तो अपना एमसी कहता है वेल मुझे तुमसे कुछ पूछना था बा। ऐसा कि अपना एमसी अपने मास्क और टोपी को निकाल लेता है और कहता है अब तुम मेरे फेस को पहचान पा रहे हो क्या। तो बा घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे आदमियों ने इसको तो चाकू के मार डाला था और इसे तो मैंने खुद ही देखा था, तो ये जिंदा कैसे है। फिर अपना एमसी कहता है लेकिन नरक के राजा ने मुझे फिर से जिंदा करा है। फिर हम देखते हैं उस रूम के बाहर बहुत सारे गुंडे डंडे लेके आ चुके होते हैं और वो सब गुस्से में अपने एमसी को देख रहे होते हैं। उनमें से एक गुंडा कहता है हे कमीने क्या तू यहाँ पे ट्रैवल खड़ा करने के लिए आया है क्या, मैं तुझे आज कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर हम देखते हैं बा कहता है जी फालतू बातें करना बंद करो और जल्दी से इसको मारो। तो वो जी कहता है चलो भाइयों इसको मार डालते हैं। तो अपने एमसी कहता है हाँ आ जाओ। जगह की उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जब वो जी अपने एमसी को वो डंडे से मारने की कोशिश करता है तो अपना एमसी अपने हाथों से ही उस डंडे को रोक लेता है। तो वो जी एकदम हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है इस लड़के ने मेरे आयरन रोड को अपने पैर हैंड में ही एकदम ब्लॉक कर दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उस जी पे एक लात मारता है तो वो जी बाकी लोगों के पास जाके गिरता है तो उनका बॉस बा डरते हुए चिल्लाता है जी। फिर हम देखते हैं अपना एमसी नीचे पड़े हुए डंडे को उठा लेता है और कहता है अंबारी तुम्हारी है। तो बा कहता है लड़की तुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा मत समझ, मैं आज तुझे मार ही डालूंगा। लेकिन भाई अब अगले ही सीन में देखते हैं वो अपने घुटने में आ जाता है और कहता है अरे मेरे भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। तो वो देख के अपने एमसी एकदम स्पीचलेस होता है। फिर हम देखते हैं वो बा कहता है प्लीज मेरे ऊपर दया दिखाओ, मैं तो बेस एक कुत्ता हूँ जो कि लोगों का गंदा काम करता हूँ और मुझे थोड़ा सा पैसे मिलते हैं, मेरे पास अभी 4 लाख है, प्लीज इसे ले लो। अपना एमसी उन 4 लाखों को देखने लगता है। फिर हम देखते हैं उस 4 लाखों के पीछे एक चाकू छुपा होता है। बा उस चाकू को निकाल लेता है और कहता है आज तो कमीना मरने वाला है। ऐसे कह के वो चाकू को आगे करता है तो अपना एमसी अपने 2 उंगलियों से ही उसको पकड़ लेता है और कहता है लाडले। तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है और ये देखे बा एकदम घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है क्या इसने 2 उंगलियों से मेरे प्लेट को पकड़ लिया, क्या ये एक इंसान भी है क्या। फिर हम देखते हैं अपने एमसी पूछता है अगर तुम्हें किसने हायर किया था मुझे जल्दी से बताओ। तो बा वहाँ पे एकदम कांपने लगता है। फिर अपने एमसी गुस्से में कहता है जल्दी से तुम अपना मुंह खोलो। तो बा कांपते हुए कहता है अरे वो जू ही था, वो जू फैमिली का यंग मास्टर था, उसने मुझे $500,000 दिया था ताकि मैं तुम्हें लेसन सीख सकूं। उसने कहा कि तुम उसके चाइल्डहुड क्रश में आंखें डाल रहे हो। फिर अपने एमसी कहता है क्या चाइल्डहुड क्रश, बस इतने के लिए। ऐसा कह के
के अपना एम्स याद करने लगता है और कहता है जू हुई जू सिंगवेन, तुम कमीने, तुम चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए मुझे मारना चाहते थे ना, वेरी वेल, जबकि तुम मुझे प्रभु करने की हिम्मत किए हो, देन रूथलेस होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर अपना एमसी कहता है और रही बात तुम्हारी, तो बाघ घबराते हुए कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन अपना एमसी उसके ऊपर एक हमला कर देता है तो बा वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो अपना एमसी कहता है पुलिस जल्दी यहाँ पे आती होंगी, अगर तुम उनको सच सच बता दोगे तो तुम यहाँ से बच जाओगे। फिर अपना एमसी कहता है चलो जू हुई, तुम मेरा बस इंतजार करना, मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है, वहाँ पे कैमरामैन भी आए होते हैं सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। वहाँ पे एक लड़की कहती है मिस्टर लांग हमें प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स मिल चुके हैं। तो मिस्टर लांग कहता है आखिर इसमें क्या है, तो वो लड़की कहती है ऐसा लगता है कि विक्टिम बहुत ज्यादा ट्रॉमा का सफर किया है और वो अपना मेमोरी और कॉन्शियसनेस खो दिया है और इस मोमेंट में वो ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेन डेड हो चुका है। तो मिस्टर लांग कहता है जुए विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाओ, वो भी इमीडिएटली। तो जुए सरेंडर करते हुए कहती है यस सर। फिर मिस्टर लांग कहता है मुझे डिटेल में बताओ यहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो जी कहता है ऑफिसर इस इंसिडेंट का हमसे कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे पता नहीं है कि बा ने किस तरह के मास्टर को ऑफेंड किया है जिसने की हमारे बहुत सारे आदमियों को बस एक ही ब्लो में नॉक कर दिया। फिर हमने कहे लड़की श्वे कहती है अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे बहुत सारे आदमियों को बस एक ही बंदे ने मारा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो जी कहता है हाँ मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा है, उस बंदे से मार खाने की वजह से उसने बस मुझे एक ही मारा और मेरी सारी हड्डियां टूट गई, उसका पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो एक इंसान नहीं है। तो ये बात सुन के सुए और मसल्ला एकदम चुप होते हैं। फिर हम देखते हैं एक जगह पे कोई लड़की नॉक नॉक करती है तो अंदर से कोई कहता है अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की कहती है कैप्टन हमें सर्विलेंस वीडियो मिल गया, वो सस्पेक्ट एक मास्क आदमी है और उसको देख के ऐसा लगता है कि उसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स है। तो मिस्टर लांग कहते हैं क्या तुम्हें वहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट्स मिले हैं क्या। तो सुए कहती है उस आदमी ने रबर ग्लव्स पहना हुआ था और वो कोई भी फिंगरप्रिंट को नहीं छोड़ा, लेकिन किसी ने सुना कि डाओबा एक नाम को बता रहा था और वो नाम था जू फैमिली का यंग मास्टर जू हुई। तो मिस्टर लांग कहते हैं क्या जू हुई, सुए तुम जल्दी से जू हुई पे नजर रखो। फिर से पता है हम देखते हैं अपने एमसी के रूम में अपना एमसी सोया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है द जू फैमिली द सुए फैमिली, हाँ मुझे मिल गया फंक्शन ग्रुप। अच्छा तो ये बात सच थी, ये दोनों ग्रुप एकदम मिले हुए हैं, लेकिन आखिर मैं इन लोगों से अप्रोच कैसे करूं। चलो इसके बारे में भूल जाओ, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा मांगा ही देख लेता हूँ। वहाँ पे मांगा में आता है क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं तो पलट के लेटिए। फिर अपना एमसी कहता है जिनेक्स भाई का मांगा तो एकदम सुपर है, पिछली बार तो मैंने लोगों के कमेंट का रिप्लाई करके अपने आइडेंटिटी को एकदम एक्सपोज ही कर दिया था और वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, इसी वजह से आजकल वो लोग कमेंट ही नहीं करते। फिर हमने कहीं अपने एमसी के फोन में सिंह हुई का कॉल आता है, फिर अपना एमसी कॉल को उठा लेता है। तो सिंह हुई कहता है फन आज रात 8 बजे को नाइट चंद बार में एक पार्टी होने वाला है, क्या तुम वहाँ पे आ रहे हो क्या। तुम इसको ऐसा समझ लेना कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, इसी वजह से हम एंजॉय कर रहे हैं। फिर अपने एमसी कहता है ठीक है मैं आऊंगा। तो सिंह हुई कहता है ठीक है मैं तुमसे रात को मिलता हूँ। फिर सिंसिप होता है हम देखते हैं रात का सीन, उस बार में सियान का चाइल्डहुड फ्रेंड बैठा होता है एक लड़की के साथ और वो वहाँ पे मेन्यू को देख रहा होता है और वो वहाँ पे ब्लू डीमन का 4 ग्लास मंगवाता है और कहता है और थोड़ा सा फ्रूट भी ले आना। तो हम देखते हैं वहाँ पे रुक्षे होती है, वो कहती है 4 ब्लू डीमन और थोड़ा सा फ्रूट यही है ना, बस एक सेकंड रुकिए मैं अभी लेके आती हूँ। लेकिन तभी वो चाइल्डहुड फ्रेंड कहता है हाँ थोड़ा सा रुको। तो लड़की हैरान होकर पीछे दिखती है। फिर हम देखते हैं ये लौंडा उड़ जाता है और कहता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है लड़की, तुम मेरे साथ अभी ड्रिंक क्यों नहीं करते। तो रुक्षे कहती है सॉरी ये मेरा वर्किंग टाइम है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, एक्सक्यूज मी, ऐसे कह के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एक लौंडा आके कहता है यहीं पे रुक जाओ। तो रुक्षे हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो लौंडा कहता है तुम इतना ज्यादा चलने में क्यों हो, क्या तुम्हें बाथरूम लगी है क्या, अगर तुम्हें बाथरूम लगी है तो तुम यही पे कर सकती हो, हम लोग ये माइंड नहीं करेंगे। तो एक और लौंडा कहता है हाँ हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। तो रुक्षे घबरा जाती है और वो कहती है हे तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो मैं बार के लिए जा रही हूँ। तो ये लौंडा बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और उसके हाथों से मेन्यू को फेंक देता है और उसको एक थप्पड़ लगाता है और कहता है हे तुझे क्या लगता है क्या तू एक इनोसेंट लड़की है क्या, अगर तू सच में इनोसेंट लड़की होती तो तू यहाँ पे काम नहीं करती, तुझे ज्यादा पैसे चाहिए ना, तुम मुझे बता कि आखिर तुझे कितने पैसे चाहिए, तुझे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे आज पैसे से खरीद दूंगा। तो रुक्षे कहती है नहीं मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। तो कमीना, तो ये लौंडा बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है क्या तुम मरना चाहती है क्या। तो रुक्षे उसको गुस्से में देखे घबरा जाती है और वो कहती है प्लीज 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 कोई मेरी मदद करो। लेकिन तभी वहाँ पे कोई उस लौंडे का हाथ रोक लेता है, वो होता है अपना एमसी और अपना एमसी कहता है हे ये तो रुक्षे है ना, ओ तो तुम यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रही हो। फिर हम देखते हैं वो पहले वाला लौंडा कहता है हे लड़की
मेरे रास्ते से हट जा, ये तेरा मामला नहीं है। तो अपना एमसी कहता है अच्छा तो तुम ही ने इसको भी थप्पड़ मारा है ना? तो ये लौंडा कहता है हाँ मैंने ही मारा है और मैंने उसे इसी हाथ से मारा है, तो मेरा क्या उखड़ लेगा। लेकिन अगले सीन में आपने एमसी उसको एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है तो मैं तुझे ये फेवर रिटर्न करता हूँ। फिर हम देखते हैं जब आपने एमसी का थप्पड़ उसको लेता है तो वो बंदा दूर जाके दीवार पे गिरता है और उसको दिन में तारे नजर आते हैं। फिर आपने एमसी कहता है वेल ये तो तुम हो स्पॉइल्ड रिच किड सुए, कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है कि मैं तुमसे फिर से मिल गया। तो ये लौंडा सुए देखे एकदम घबरा जाता है और कहता है क्या लिंक्स योर फैन, अगर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हो? तो आपने एमसी कहता है ओ इसका मतलब ये है कि जूही ने ऐसे देखे मुझे मरवाने का जो प्लान किया था इसमें तुम भी शामिल हो। तो ये लौंडा घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ये सब तो जूही का प्लान था, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपने एमसी कहता है हाँ तेरा लेना देना ना हो यही बेटर है, अगर मुझे कुछ पता चला तो तू तो गया बेटा। फिर हम देखें आपने एमसी आगे बढ़ता है रुक्से के पास और उसके गालों को पकड़ के कहता है क्या तुम ठीक हो? तो रुक्से कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसा कह के उसको गलतफहमी हो जाती है या अपना एमसी भी इन गुंडों से मिला हुआ है। फिर वो अपने एमसी को धक्का दे देती है और कहती है यहाँ से दफा जाओ, मैं तुम्हें आपसे देखना नहीं चाहती। तो अपना एमसी कहता है रुक्से आखिर क्या बात है? फिर अपना एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है हे रुको, अगर तुम मेरे से दूर क्यों जा रही हो? तो अपने एमसी जब उसको पकड़ा होता है तो वो लड़की कहती है मेरा हाथ दर्द कर रहा है। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर आगे आता है और कहता है लिंक्स योर फैन तुम वहीं पे रुक जाओ, मैंने उस लड़की को पहले देखा, तुम उस लड़की को लेने से थे। अपने एमसी कहता है देन आगे तुम्हें क्या चाहिए? फिर हम देखते हैं वहाँ पे और दो लौंडे भी आते हैं और वो कहते हैं फन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? फिर वो लोग देखते हैं उस यंग मास्टर को तो वो लोग घबरा जाते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं जुए क्या मास्टर जुए? फिर ये लौंडा कहता है फन जल्दी से जुए से माफी मांगो, वो 13वां रिच यंग मास्टर है, हम उसको ऑफेंड करने का रिस्क नहीं ले सकते। तो एक और बंदा भी कहता है हाँ हाँ इसने सही कहा, जल्दी से इसे वो लड़की दे दो। तो अपना एमसी कहता है क्या जुए अगर तुम बात क्यों नहीं कर रहे? तो वो लौंडा कुछ कार्ड्स को निकालता है और कहता है ओके देन शॉफन मुझे अपना प्राइस बताओ और इस लड़की को यहीं पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं उस पैसे के कार्ड को देखे एक लड़की उठती है और वो कहती है ओ मिस जुए ये लड़की इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके बदले आप मुझे क्यों नहीं ले लेते, मैं आपको मजे करा दूंगी। ऐसे कह के वो अपने बालों को हाथ रखने लगती है। तो ये देखिए ये यंग मास्टर गुस्से में कहता है हे तुम मेरे से दूर रहे। ऐसा कह के वो यंग मास्टर पैसे को उस लड़की के मुंह पे फेंके मारता है और कहता है अपना पैसा ले और यहाँ से दफा जा। फिर ये यंग मास्टर अपना हाथ उठा के कहता है मैं तुझे 10,000 दूंगा, तू मुझे वो लड़की दे दे, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? लेकिन आपने उनसे चुपाता है। तो ये यंग मास्टर कहता है मैं तुझे 30,000 दूंगा, नहीं मैं तुझे 50,000 दूंगा, नहीं 80,000 दूंगा, अगर तू अभी भी राजी नहीं है तो मैं तुझे चल 1,00,000 दूंगा, अभी तो तू इस प्राइस में सेटिस्फाइड हो चुका होगा है ना? लेकिन अपना एमसी कहता है 10 बिलियन। तो वो यंग मास्टर कहता है क्या? तो अपना एमसी कहता है 10 बिलियन, अगर तुम आज मुझे 10 बिलियन दोगे तो मैं तुम्हें इस लड़की से बात करने का मौका दूंगा। तो ये बात सुन के यंग मास्टर गुस्से में आ जाता है और अपने एमसी पे हमला करते हुए कहता है चौफैन क्या तुम मजा कर रहा है क्या? ऐसे कि वो जब अपने एमसी को मुक्का मारने वाला होता है तो अपने एमसी उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथों को मरोड़ देता है। तो इस यंग मास्टर के आंखों से आंसू निकल जाते हैं और ये कहता है प्लीज मुझे जाने दे, तू मेरा हाथ तोड़ रहा है। फिर अपना एमसी कहता है मैं तो तुझे जाने दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता कि आखिर ये जू हुई कहाँ पे छुपा हुआ है? तो ये यंग मास्टर कहता है मुझे सच में नहीं पता, वो किंगजन सिटी में नहीं है, हंगसिन ग्रुप का बाकी सिटी में भी बिजनेस है और वो उन सिटी का इंचार्ज है, तो शायद वो वहीं पे होगा। तो अब एमसी कहता है ओके अगर बात ऐसी ही है तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, बाय द वे अगर तू इस लड़की को फिर से परेशान किया ना मैं तुझे इतनी भी ज्यादा आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फिर अब एमसी गुस्से में कहता है यहाँ से दफा जाओ। तो यंग मास्टर वहाँ से जाते हुए सोचता है बस तुम मेरा इंतजार कर फैन, मैं तुझे अगली बार छोड़ूंगा नहीं। फिर वो लौंडा कहता है हे तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर हम देखते हैं अब एमसी उसको जाते हुए देख रहा होता है। फिर अब एमसी कहता है रुक से चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते हैं रुक से अब एमसी को देखे शर्मा रही होती है। फिर वो खुशी से कहती है चलो। उसके बाद अब एमसी सुरक्षी को लेके उस बार से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं अब एमसी उस लड़की को उसके घर पे पहुंचा देता है और उसके बाहर खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की घर का दरवाजा खुलती है और बाहर आती है। फिर कहती है सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। तो एमसी कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाय द वे आखिर तुमने मुझे सुबह कॉल क्यों नहीं किया? तो ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में अपना मुंह फुलाने लगती है और अपना तिजोरी से फोन को निकालने लगती है और अपना एमसी उसको हैरान होकर देख रहा होता है। फिर वो लड़की फोन निकाल के कहती है मैंने तो तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा नंबर तो एकदम गलत था तो मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पाई। फिर अपना एमसी उसकी फोन लेके देखा है और कहता है ये नंबर तो सच में गलत था, मैं तो सुबह बहुत ज्यादा तेजी में था और इसी वजह से मुझसे गलती हो गई। बाय द वे रुक्षी अगर तुम इस तरह के जॉब में कैसे फंस गई? वो नाइट टर्म बार में भी वो एक पब था है ना, वो जगह तो गुंडों का इलाका है और तुम एक जवान लड़की हो तो वो लोग तो तुम्हें हरास कर सकते हैं, तो तुम वहाँ पे क्यों गई? तो रुक्षी कहती है लेकिन मुझे अपने पापा के लिए पैसे कमाना है और मुझे उनका मेडिकल बिल
बिल भरना है वरना मेरे फादर का इलनेस। तो अपने एमसी कहता है क्या अगर तुम्हारे फादर को क्या हुआ है, क्या वो बीमार है क्या, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो रुक से उदास होकर कहती है नहीं वो बीमार तो नहीं है पर वो प्लीज मुझे इसके बारे में मत पूछो। तो एमसी कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही। हम देखते हैं तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे कोई कहता है रुक्षी बेटा मेरी मदद करो। तो रुक्षी कहती है डैड। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे रुक्षी अपने डैड के पास बैठी होती है और यहाँ पे एमसी वहाँ पे उसके डैड का इलाज कर रहा होता है। रुक्षी कहती है मेरे डैड। तो अपना एमसी कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी डिजीज नहीं है और मैं भी इस चीज का श्योर नहीं हूँ कि ये क्या चीज है। तो रुक्षी एकदम चुप रहती है और कहती है एक्चुअली ये सब 6 महीने पहले हुआ था। सडनली एक दिन कुछ गुंडा का ग्रुप यहाँ पे आए थे, मेरे फादर को नशे वाला चाय पत्ती पिलाई थी और मेरा फादर उस चीज में फंस गया और हमारे फैमिली के पूरे सेविंग्स को वो उस चीज में उड़ा दिए, इवन मेरा ट्यूशन फीस भी वो खत्म कर दिए। इसी वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा और साथ में ही पढ़ाई भी करना पड़ा। फिर रुक्षी अपने एमसी के गले लगे रोते हुए कहती है तो इसी वजह से 4 नाइट का बॉस ने मुझे कहा कि मैं उसके लिए ज्यादा पैसे कमा नहीं पा रही तो मुझे उसके लिए वेट्रेस का काम करना चाहिए। ऐसा कह के वो रोने लगती है। तो अपना एमसी वो बात सुन के अपने मुट्ठी को कस लेता है और कहता है तुम सब कमीने, मैं उन लोगों को जरूर से मार डालूंगा। फिर रुक्षी कहती है नहीं बॉस ने ये सब बिना कुछ सोच के कह दिया था, उसका ये मतलब नहीं था, उनका मुझे हार्म करने का कोई भी मतलब नहीं था। अपना एमसी कहता है मैं तुम्हारे फादर के इलनेस को अभी क्योर कर सकता हूँ, तो उनको कुछ देर सोने दो, मैं उनके लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तो रुक्षी शर्माते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी और तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। तो अपना एमसी कहता है तो चलो एक साथ चलते हैं। तो ये लड़की कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं वो लोग एक साथ जाने लगते हैं। तो बाकी लोग कहते हैं वाह इतना ज्यादा हॉट लड़की है, देखो भाई लंगूर के हाथ में अंगूर। तो एक और बंदा भी कहता है भाई अच्छा फसल तो हमेशा कीड़े खा जाते हैं। तो उनकी बात सुन के अपना एमसी सोचता है भाई मैं क्या इतना ज्यादा बुरा हूँ क्या। इधर हम देखते हैं रुक्षी अपना मुंह पे हाथ रख के हंस रही होती है। फिर रुक्षी कहती है हम पहुंच गए। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अंदर जाके कहता है सर हमें कुछ जड़ी बूटी चाहिए। ऐसा कह के आपने एमसी सारे जड़ी बूटियों का नाम बताने लगा है। तो डॉक्टर अपना नाक खुलाते हुए कहता है प्लीज इतना ज्यादा तेजी से बात करने की जरूरत नहीं है और तुमने जो जड़ी बूटी बताया उसमें से कुछ हमारे पास नहीं है, तो उसके बदले में तुम और कुछ लेना चाहोगे। तो अपना एमसी कहता है ये बीजिंग का सबसे बड़ा फार्मेसी है ना, तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉमन हर्ब भी नहीं है क्या। तो डॉक्टर कहता है ओ देखो लगता है इस लड़के को कुछ भी नहीं पता। लड़के क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा जड़ी बूटी ढूंढना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो एमसी कहता है भाई क्या ज्यादा दुख की बात है। फिर अपना एमसी कहता है देन मुझे उसके बदले फ्लावर नोटेड स्टीम दे देना क्योंकि उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी एकदम सेम होता है। तो ये डॉक्टर कहता है ऑलराइट मैं तुम्हारे लिए वो लेके आता हूँ। तो अपना एमसी कहता है ठीक है। तो डॉक्टर कहता है तुम इतना ज्यादा मेडिसिन मंगवा रहे हो, जब इसका बिल आए तो उसको देख के डरना मत बच्चे। फिर हम देखते हैं रुक्षी अपने एमसी के शर्ट को खींचती है और वो कहती है यहाँ के हर्ब्स बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं है ना। तो अपने एमसी कहता है अरे ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, आफ्टर ऑल वो कोई प्राइसलेस हर्ब्स नहीं है। तो रुक्षी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर ठीक है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर वो हर्ब्स को ले आता है और कहता है आपका टोटल हुआ 34,092, आप इसके बदले बस 34,000 पे कर दीजिए। वैसे आप किस तरह से पे करना चाहेंगे, कैश या फिर क्रेडिट कार्ड। तो ये बात सुन के रुक्षी एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या 34,000। फिर वो अपने एमसी को किसी हुए लेके जाती है और रोते हुए कहती है नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अपने एमसी हंसते हुए कहता है अरे इट्स ओके रुक्षी। फिर अपना एमसी अपना गोल्डन वीआईपी वाला कार्ड को निकाल लेता है और रुक्षी अपने एमसी के पीछे से छुप के देखने लगती है। जब अपना एमसी अपना वीआईपी कार्ड को आगे रहता है तो उसके चमक से डॉक्टर भी अंधा होने लगता है और ये कहता है क्या डायमंड लगा हुआ सनहाई ग्रुप का प्लैटिनम कार्ड। फिर हम देखते हैं रुक्षी कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा पैसे कभी वापस कर नहीं पाऊंगी। तो अपना एमसी उसके सर में हाथ रखता है और कहता है इट्स ओके, तुमने मेरे जान को बचाया है और मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे शुक्रिया कैसे कहूँ। तो रुक्षी कहती है तुम मेरे लिए इतना ज्यादा अच्छे हो और मैं ऐसा कह के वहाँ पे रोने लगती है। तो अपना एमसी उसके आंसुओं को पोंछने लगता है और कहता है कम ऑन, तुम बस कुछ हजारों के लिए इतना ज्यादा इमोशनल हो गई, तुम तो सच में बहुत ज्यादा सॉफ्टी हो। तो रुक्षी पीछे मुड़ जाती है और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे रुक्षी अपने घर पे आ जाती है और वो कहती है डैड क्या आप ठीक हो। तो उसके पिताजी को होश आने लगता है और वो आगे देख के कहते हैं रुक्षी तुम वापस आ गए, आगे ये लौंडा कौन है। फिर एमसी कहता है हेलो अंकल। तो रुक्षी कहती है डैड फान आपको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए आया है। तो उसके डैड कहते हैं क्या मुझे ट्रीट करने के लिए। तो रुक्षी सारी आई के साथ कहती है हाँ डैड फान को मेडिकल साइंस आता है और वो इस चीज में एकदम एक्सपर्ट है। तो उसके डैड रुक्षी के सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं रुक्षी तुम मेरे पीछे रहो, बच्चे तू क्या सोच रहा है ये बात मुझे अच्छे से पता है, अगर तुम मेरी बेटी के एक बालों को भी टच किया ना तो मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक फाइट करूंगा।
तो अब एमसी घबराते हुए कहता है अंकल आप शांत हो जाइए, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो रुक्से कहती है डैड वो सच में हमारी मदद करना चाहता है, उसने तो हमारे लिए हॉर्स भी खरीदा है, वो भी 30,000 से भी ज्यादा। तो उसके पिताजी कहते हैं रुक्से तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा इस नशे को इतना ज्यादा इजीली नहीं छोड़ सकते, तुम सच में बहुत ज्यादा नाइफ हो बेटी। फिर अब एमसी कहता है अंकल मैं आपके फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं डेफिनेटली आपको ठीक करके रहूंगा। ऐसा कहके अपने एमसी अपने नेल्स को अंकल के बॉडी में डाल देता है। तो अंकल वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और वो देखे रुक्से के हाथों से वो हर्ब्स छूट जाता है। रुक्से घबराते हुए कहती है आगे तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, फन तुम क्या करना चाहते हो। तो अपना एमसी कहता है मैंने उन्हें बस थोड़ा सा सुलाया है, उनको बेड में लेटा दो। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपना नीडल और उन हर्ब्स को रेडी कर लेता है और फोन अंकल को देखने लगता है और कहता है जब लोग प्लेजर को महसूस करते हैं तब उनके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है जो उनको मजा देता है, लेकिन ड्रग्स लेने के बाद ये मजा हजारों गुना बढ़ जाता है। अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में बताऊं तो ऑर्डिनरी लोग इसको कम समय में बिल्कुल भी छोड़ नहीं सके, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल रास्ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कि अपने एमसी वहाँ पे इलाज शुरू कर देता है और कहता है नेक्स्ट ऐसा कि अपने एमसी अपने इलाज को कंटिन्यू रखता है और इस चीज से अपने एमसी के पसीने छूट जाते हैं और रुक से अपने एमसी को देखे शर्मा रही होती है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे अपना मंत्र पढ़ने लगा है और कहता है जाओ। ऐसा कहने पे हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर का रोशनी निकलने लगता है। तो रुक्से कहती है फन मेरे पापा। तो अपना एमसी कहता है वो ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो ग्रीन रोशनी उस सिल्वर नीडल में जाने लगता है और अंकल के बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है और रुक्से के पापा वहाँ पे खांसते हुए उठ जाते हैं। तो रुक से पूछती है डैड अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उसके पापा कहते हैं क्या मुझे कैसा महसूस हो रहा है, वेट ये रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग फीलिंग इसको महसूस किए तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्या ऐसा हो सकता है। सके कि वो अपने एमसी को देखते हैं और सोचते हैं क्या इस लड़के ने सच में मेरा बीमारी को ठीक कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं रुक्से के पिताजी अपने घुटनों में आ जाते हैं और अपने एमसी के सामने झुकते हुए कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना एमसी उनको उठाते हुए कहता है अंकल प्लीज उठ जाइए और मेरे सामने घुटने पे आने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह तो मैं बुरा लग रहा हूँ। तो अंकल कहते हैं फन मुझे माफी मांगना चाहिए, मैंने जो भी कहा वो सब गलत था और आज के बाद से मैं सुकवान मैं अपना लाइफ तुम्हें ओ करता हूँ। तो अपना एमसी कहता है अंकल मैंने रुक्से को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ठीक करूंगा और मैंने कर दिया और उसके अलावा ये मेरे लिए कोई हार्ड चीज नहीं था। तो अंकल कहते हैं बाय द वे क्या तुम रुक्से को पसंद करते हो क्या। अपना एमसी हंसते हुए कहता है हाँ। पर अपना एमसी को रियलाइज होता है कि अपना एमसी ने क्या कहा। फिर अपना एमसी कहता है क्या आपने क्या कहा। इधर हम देखते हैं वो बात सुन के रुक्से शर्मा जाती है। फिर अंकल रुक्से के हाथ पकड़ के कहते हैं वेल ये ग्रेट बात है। ऐसा कह के वो रुक्से को अपने एमसी की तरफ धकेल देते हैं और कहते हैं तो आज के बाद से तुम्हें मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तो रुक्से गुस्सा करते हुए कहती है डाड 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 आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इधर हम देखते हैं अपने एमसी शर्मा रहा होता है और कहता है सर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी काइंडनेस को रिपे कर रहा था, आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई है। वैसे मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, अब तो इतना टाइम हो चुका है तो अंकल मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे और भी कुछ काम है। ऐसा कह के अब एमसी शर्मा के भाग जाता है और कहता है अब अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे अपना एमसी चल रहा होता है और पीछे से रुक से आगे कहती है फन जरा इंतजार करो। तो अपना एमसी कहता है रुक से आखिर क्या बात है। तो रुक से शर्माते हुए कहती है फन आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे डैड तभी फालतू बातें कर रहे थे तो उसको सीरियसली मत लेना, बाय द वे ये चीज तुम्हारे लिए है। ऐसा कह के वो एक जेट पेंडेंट को अपने एमसी को देती है और वो कहती है यह तब का था जब मेरे फादर ने मुझे उठाया था। ओह नो मेरे फादर ने तो जेट पेंडेंट भी उठाया था, आई होप कि ये तुम्हारे लिए गुड लक लेके आएगा। तो अपना एमसी उस पेंडेंट को ले लेता है और उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। बाय द वे रुक्से क्या तुम्हें पता है कि अंकल के साथ ऐसा किसने किया है, मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ। तो रुक्से कहती है नहीं तुम ऐसा मत करो, वो आदमी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और क्रूएल है और रुथलेस है। फन मुझे पता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो लेकिन प्लीज उसके पास तुम मत जाओ। तो अपने एमसी रुक्से के सर को सहलाते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा। तो रुक्से कहती है देन तुम्हें जरूर से अपना ख्याल रखना पड़ेगा और अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ वो लोग हैं जू फैमिली से। तो अपने एमसी सोचता है क्या जू फैमिली, ये तो कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन अपना एमसी अपने घर पे आ चुका होता है और अपना फोन चला रहा होता है और उसमें पता चलता है कि फ्राइडे नाइट को एक नया शो द हेड ऑफ वुलिन रिकॉर्ड किया जाने वाला है किंग लॉन्ग जिम्नेजियम में और इसके ऑर्गेनाइजर्स मार्शल आर्ट फैमिली जू फैमिली का 3 मास्टर को इनवाइट करने वाले हैं बॉक्सर जू शैडोंग के साथ फाइट करने के लिए। तो अपना एमसी दांत घिसते हुए इसको देख रहा होता है और सोचता है वाह मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया रिवेंज को लेने के लिए। मार्शल आर्ट फैमिली के 3 मास्टर और बॉक्सर जू शैडोंग ऐसा लगता
सोचता है कि इस बार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ओपोनेंट्स है, लगता है मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर अपने MC थ्री रियल्म्स ऑनलाइन शॉप ओपन कर लेता है और सोचता है आखिर मैं अभी क्या सर्च करूँ, क्या मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को इस्तेमाल करूँ क्या, या फिर क्या करूँ। ऐसा कह के वो स्क्रॉल कर रहा होता है और उसको कुछ मिल भी जाता है। तो अपना MC कहता है हाँ मुझे मिल गया, एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट डायरेक्टरी टाइची बाय जी क्वान 8 टाइग्राम पाम विंग चुन। यहाँ पे तो 1800 से भी ज्यादा एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट्स है, वो भी बस 100 स्प्लिट स्टोन में। फिर वहाँ पे अपने MC उस मार्शल आर्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगता है और कहता है ये मार्शल आर्ट तो बढ़िया है, लगता है अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसा कह के अपने MC उसको परचेस कर लेता है। तो वहाँ पे एक बुक और एक पिल बाहर निकल आता है, तो अपने MC उसको ट्राई करता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे अपने MC अपने बेडरूम में आके उस पिल को निगल लेता है और कहता है इसको अभी काम करना चाहिए। ऐसा कह के वो गहरी सांस लेता है और उस बुक को खोल लेता है। तो उस बुक के अंदर बहुत सारे रुइंस बाहर आने लगते हैं और वो सभी रुइंस अपने MC के माथे पे जाके घुसता है। तो अपने MC कहता है हाँ ये रहा। हम देखते हैं अपने MC को बहुत सारे मार्शल आर्ट याद होने लगते हैं। अपने MC कहता है एंशिएंट मार्शल आर्ट मेरे माइंड में एकदम जा रहे हैं, मेरा माइंड तो एकदम एक्सप्लोड होने वाला है। फिर अपने MC जोरदार चीख मारता है और उसके रूम में पूरी तरीके से उजाला हो जाता है। फिर चीख मारते हुए अपने MC वहीं पे बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे अपने MC को थोड़ा सा होश आता है और उसका बिस्तर पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है। अपना MC उबासी लेते हुए उठता है और कहता है मुझे अभी अच्छा लग रहा है, अल्दो मेरा सर अभी ज्यादा दर्द नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है। ऐसा कह के अपने MC पानी पीने लगता है और अपने मन में सोचता है मेरे माइंड में अभी बहुत सारे मार्शल आर्ट घूम रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, चलो मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख लेता हूँ। ऐसा कह के अपने MC कल्टीवेशन पोज में बैठ जाता है और सियांग ग्राउंड स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं अपने MC का नीचे वाला रूम, वहाँ पे एक लड़का जोनी भाई का वीडियो देख रहा होता है और अपना झुनझुना हिला रहा होता है, लेकिन तभी अपना MC मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने की वजह से उसका फ्लोर टूट जाता है और अपना MC उसके रूम में चला जाता है। अपना MC नीचे का किसी भी चीज में ध्यान नहीं दे रहा होता और अपने मन में कह रहा होता है वाओ ये तो सच में ऑसम है, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसके साथ 1800 एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट भी है और इसके साथ अभी ये तो है शो टाइम। इधर हम देखते हैं ये बंदा अपना पेरेंट भी ठीक नहीं किया होता और ये कॉल करके बुला रहा होता है हेलो 911 मेरे घर में बंदे घुस गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग लॉन्ग जिम्नाजियम, वहाँ पे होस्ट अनाउंस कर रहा होता है गुड इवनिंग एवरीवन, एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। हम देखते हैं ऑडियंस में 3 लोग, उसमें से चश्मे वाला बंदा कहता है टिंग टिंग अभी 7 बजे से भी ज्यादा हो चुका है, आखिर ये शो कब शुरू होने वाला है, हम तो आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो टिंग टिंग कहती है मैं भी, अभी तक कुछ मास्टर्स आए नहीं होंगे। तो चश्मा वाला बंदा कहता है यंग पेंग तुम्हें क्या लगता है कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सु शाडोंग या फिर चेन टाइजी फैमिली से चेन जीवांग। तो यंग पेंग कहता है सु शाडोंग इस बार जरूर से हारने वाला है। वांग माओ मैंने सुना है कि इस बार के ऑर्गेनाइजर्स मास्टर चेन के अलावा फाइटिंग मोंग इंग लोंग और शाओलिन टेम्पल का फास्ट प्रोटेक्टर सी यांग किंग को भी बुलाया है और एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट सर्कल में ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चश्मे वाला बंदा कहता है इंग लोंग और सी यांग किंग, वाओ ऐसा लगता है कि आज का शो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इधर पिंक हेयर वाली लड़की सामने देख के हंस रही होती है, लेकिन तभी उसको कोई कहता है एक्सक्यूज मी खूबसूरत लड़की क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, वो होता है अपना MC। तो यहाँ पे चश्मे वाला बंदा कहता है श्योर बड़ी तुम बैठ सकते हो, अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए वरना तुम्हें आज का मैच खड़े होके देखना पड़ता। तो अपना MC कहता है वेल तुम्हारा शुक्रिया। इधर हम देखते हैं स्टेज के पीछे पुलिस वाली लड़की देख रही होती है, उसको कोई फोन में कहता है स्वे आखिर एरिया भी में सिक्योरिटी कैसा है। तो ये लड़की कहती है सब कुछ सही है, सब कुछ सही कैप्टन, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे क्या, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है तो एक किलर यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो उसका कैप्टन कहता है तुम फालतू बातें करना बंद करो और अलर्ट रहो। तो ये लड़की कहती है यस सर। फिर कैप्टन सोचता है मुझे पता नहीं क्यों लेकिन आज रात मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं होस्ट लड़की कहती है फाइनली हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जज इस सीन में आ चुके हैं। तो होस्ट लड़का कहता है यस ये जेंटलमैन हमारा एक साथी है। फिर हम देखते हैं स्टेज में धुआं धुआं होता है और धुएं के बीच में एक लौंडा एंट्री मारता है और वो होता है मिस्टर जू हुई, जू फैमिली का लौंडा। तो उसको देख के अपने MC गुस्से में आके मन में सोचता है हम फाइनली मिल चुके हैं जू हुई। अपने MC जब गुस्सा कर रहा होता है तब ये पिंक हेयर वाली लड़की भी अपने MC को नोटिस कर लेती है और वो अपने मन में सोचती है क्या ये लड़का भी मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है क्या, या फिर मुझे गलतफहमी हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं जू फैमिली के लौंडे को देखे ऑडियंस में लड़कियां एकदम चिल्लाने लगती है और वो कहने लगती है वाह वो देखो जू फैमिली के यंग मास्टर, मैंने सुना है कि जू होंग सिंह के वो बस एक लौते बेटे हैं और वो
वो उनके ग्रुप के फ्यूचर हेयर है और वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है। वाव, टॉल, हैंडसम और रिच। भाई कोरियन ड्रामा में तो इसी की तरह हीरो होते हैं। तो एक और लड़की कहती है, मिस्टर हुई आप तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है और आप तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं। इधर हम देखते हैं जू फैमिली का लौंडा उन सभी की बातें सुन रहा होता है और अपने आप खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं होस्ट लड़की कहती है, वाव ये मोमेंट आ चुका है और इस जगह का एनर्जी भी चेंज हो चुका है। मैं भी सच में मिस्टर जू ही को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं भी उनकी फैन गर्ल हूँ। तो होस्ट लड़का कहता है, अगर तुम फैन गर्ल बनोगे तो इस शो को कौन होस्ट करेगा? फिर हम देखते हैं होस्ट कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे पहले मिक्स मार्शल आर्ट कॉन्टेस्टेंट जू सेडोंग को हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो हम देखते हैं स्टेज में एंट्री वाली जगह पे धुआं धुआं होता है और धुएं के बीच में एक गड्ढा बंदा बाहर निकलता है और वो कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सू सेडोंग और आज मैं यहाँ पे फेक कुंफू को खत्म करने के लिए आया हूँ और मैं उन नकली मार्शल आर्टिस्ट को फाड़ने के लिए आया हूँ। आज मैं सभी को अपने स्ट्रेंथ प्रूव करके दिखा दूंगा। ये सो कॉल्ड एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उनको एक ही मुक्के में हरा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद सुन के ऑडियंस एकदम चुप रहती है और उसको बू करने लगती है और उसके ऊपर कैन, अंडा और बहुत कुछ फेंकने लगती है। तो ये सू सेडोंग कहता है, चलो मैं तुमको दिखा दूंगा। फिर हम देखते हैं होस्ट लड़की कहती है, ऑडियंस लगता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर होस्ट लड़का कहता है, ग्रेट, ऐसा लगता है कि ऑडियंस इस बार बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलो आगे के मास्टर्स को वेलकम करते हैं। मास्टर चेन, फाइटिंग मॉन्क यिंगलोंग, शाओलिन टेम्प के फास्ट प्रोटेक्टर से यांकिंग, आप लोगों का स्वागत है। तो उनको देखे ऑडियंस कहने लगती है, ग्रैंड मास्टर चेन यहाँ पे हमारे एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट को प्रमोट करने के लिए आए हैं। वहाँ पे एक और लड़की कहती है, मास्टर सी उस एरोगेंट ब्रैट को मार डालिए। तो एक और बंदा कहता है, यिंगलोंग सू सेडोंग को डिफीट कर दो और उसको दिखा दो कि चाइनीज मार्शल आर्ट का पावर क्या है। तो हम देखते हैं मास्टर चेन आगे बढ़ के कहता है, हम 3 लोग तुम्हारे सामने हैं, पहले तुम किसको चैलेंज करना चाहते हो? तो उनकी बात सुन के इस सू सेडोंग अपने मन में सोचता है, इस सभी एकदम झूठे हैं। ऐसा कह के वो पहले की बात याद करने लगता है जब एक बंदा उसको कहा होता है, सू सेडोंग इस मैच को तुम्हें हारना ही पड़ेगा। अगर तुम जीतने की कोशिश किए तुम्हारा 5 मिलियन तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम अपने बेटी को बचा नहीं पाओगे। और हाँ, तुम्हें बस हारना नहीं है बल्कि वहाँ पे तुम्हें घुटने पे आके माफी मांगना है ताकि लोग ये देख सके कि ये 3 बड़े मास्टर कितना ज्यादा ग्रेट हैं। फिर हम देखते हैं वो बात याद करके ये सू सेडोंग कहता है, मैं तुम तीनों के साथ एक ही बार में फाइट करूंगा। तो वहाँ पे लोग उसकी बात सुन के बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या 3 मास्टर को एक ही साथ फाइट करना चाहता है? क्या वो पागल हो गया है क्या? देखो इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है। हमारे 3 मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस बंदे में इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आ रहा है कि वो तीनों को ही चैलेंज कर दे? लगता है कि ये बंदा एकदम पागल है। मास्टर चेन जीवांग अपने टाइची स्किल को 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका फिंचेस कंट्रोल पूरे चाइना को ही एकदम अमेज कर दिया है। और रही बात यिंगलोंग की, तो वो 3 सालों से ही मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को जीत रहे हैं। वो कंट्री के बहुत सारे फाइटर्स को डिफीट किए हैं और चाइना के लोग उनको फाइटिंग मॉन्क बुलाते हैं। और रही बात सी यांकिंग की, तो वो माउंट सोंग के प्रोटेक्टर हैं और मैंने सुना था कि वो अपने हाथों से ही एक टाइगर को मार सके हैं। अल्दो मैंने सुना था कि वो थोड़ा सा इंजर भी हो चुके थे, पर अपने हाथों से टाइगर को मारना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। फिर हम देखते हैं ये चश्मे वाला बंदा कहता है, आई थिंक सू सेडोंग फेम के लिए बहुत ही ज्यादा पागल है। इधर हम देखते हैं अब नेम से अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा फैंसी बातें कर रहे हैं। क्या इनको सच में लगता है कि इनके बारे में किसी को नहीं पता? ये जो मास्टर चेन है और इसका जो कंट्रोल ऑफ इंचेस है, ये ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट रॉब से ये चीटिंग करता है। और रही बात से यांकिंग की, तो वो शाओलिन टेम्पल का कोई फास्ट प्रोटेक्टर नहीं है, वो तो कंप्यूटर को फिक्स करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। और रही बात यिंगलोंग की, तो वो सच में शाओलिन टेम्पल से आता है और उसने कुंफू का स्टडी किया है, लेकिन उसको बस फर्स्ट डिग्री कुंफू ही आता है। फिर हम देखते हैं पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, तो इसका मतलब अब सू सेडोंग हारने वाला है। तो अब एमसी कहता है, नहीं ऐसा जरूरी तो नहीं है। सू सेडोंग चाइना का फास्ट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है और वो हवा में ही बात नहीं कर रहा है, वो सच में इन लोगों को हरा सकता है, उसके पास ये पावर है। तो चश्मे वाला बंदा कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम एक एक्सपर्ट हो, है ना? तो उसका बाजू वाला बंदा कहता है, तुम कौन से स्कूल के डिसाइपल हो और तुमने कौन सा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया है और तुम कितने सालों तक प्रैक्टिस किए हो? तो अब एमसी कहता है, मैं बस एक देखने वाला आदमी हूँ जो कि यहाँ पे फाइट को देखने के लिए आया है। ऐसा कह के अब एमसी घबराते हुए सोचता है, भाई अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं 1800 से भी ज्यादा एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट को जानता हूँ, तो क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगे? फिर हम देखते हैं वो पहले वाला बंदा कहता है, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही महंगा देख रहे हो लड़के। तो ये बात सुन के चश्मे वाला बंदा हंसने लगता है और वो कहता है, भाई क्या तू भी एक छोटे से बच्चे के साथ आर्ग्यू कर रहा है? इधर हम देखते हैं सू हुई के तरफ, वो सू सेडोंग की तरफ देखते हुए माइंड ट्रांसमिशन से कहता है, ये तुझे 5 मिलियन नहीं चाहिए क्या? अगर तू कैसे अपनी बेटी के मेडिकल बिल को चुकाएगा? तो सू सेडोंग कहता
कहता है मुझे धमकाना एकदम पॉइंटलेस है क्योंकि मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं सुसाडोंग बाकी मास्टर को प्रभु करते हुए कहता है हे तुम तीनों मास्टर, ये तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे एक के साथ फाइट कर सको। तो टकला मोंग कहता है हे आखिर क्या बात है, तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। मास्टर चैन भी कहता है मिस्टर जो फालतू बातें करना बंद करो और जल्दी से अपना एक्टिंग चालू करो। तो फर्स्ट प्रोटेक्टर भी कहता है भाई तू क्या कर रहा है, क्या तुझे स्क्रिप्ट नहीं पता क्या। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन कहता है ओके हम सभी तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो मिस्टर जू अपना ध्यान रखना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। तो वहाँ पे मोंग भी कहता है हम तीनों को तुम एक साथ चैलेंज कर रहे हो, लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। फिर हम देखते हैं फर्स्ट प्रोटेक्टर कहता है हे लौंडे अपने आप को इतना भी ज्यादा बड़े समझने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं उन सभी की बात सुन के सुसाडोंग कहता है तुम लोग फालतू बातें करना बंद करो और जल्दी से फाइट करो। तो मास्टर चैन हमला करते हुए कहता है तो तुम मेरे फास्ट मूव को संभालो। तो सुसाडोंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा घटिया है, तुम प्रिटेंड करना बंद करो। ऐसा कह के वो एक पंच मारने वाला होता है। तो उसके पीछे हम देखते हैं एक टाइगर का फैंटम दिखता है और जब मास्टर चैन को वो मुक्का लगता है तो वो दूर गिर जाते हैं स्टेज के आखिरी हिस्सा में। तो बाकी दोनों कहते हैं क्या मास्टर चैन। फिर हम देखते हैं सुसाडोंग पीछे मुड़ के दिखता है और उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है नेक्स्ट अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कह के वो उन लोगों के पास आगे बढ़ता है उन पे हमला करने के लिए और मोंग को एक लात मार भी देता है। इस वजह से मोंग के मुंह से एकदम पानी निकल जाता है। फिर वो उस मोंग को छोड़ के फास्ट प्रोटेक्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उनको भी एक पंच दे के मारता है तो वो जमीन पे गिर जाते हैं और वहाँ पे धमाका होता है और वो सब फाइट देके ऑडियंस एकदम हैरान होती है। इधर हम देखते हैं जू हुई कहता है सुसाडोंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सुसाडोंग कहता है तुम सभी ने देख लिया ना कि तुम्हारा एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम लोग क्या कह रहे थे टाइची मास्टर, मास्टर चैन और फाइटिंग मोंग, गॉड ऑफ द को और शाओलिन टेंपल के फास्ट प्रोटेक्टर ये सब तो एकदम कचरे हैं। फिर हम देखते हैं अपने एमसी कहता है देखा ना मैंने जो भी कहा था वो सही था। तो पहले वाला लौंडा कहता है ये लड़का क्या ऐसा हो सकता है कि इसको ये सब पहले से पता था। तो चश्मे वाला बंदा कहता है अरे नहीं भाई वो तो बस केस कर रहा था। फिर हम देखते हैं जू हुई कहता है सुसाडोंग क्या तू पागल हो गया है क्या, जल्दी से नीचे आ। तो सुसाडोंग कहता है इस टाइम ऑर्गेनाइजर ने मुझे 5 मिलियन देने का वादा किया था ताकि मैं इन लोगों से हार जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं सुसाडोंग कभी भी अपने प्रिंसिपल को मैं वायलेट नहीं करूंगा। तो जू हुई कहता है हे अगर तुम वहाँ पे चुपचाप क्या कर रहा है, जल्दी से अपना कैमरा को बंद करो। तो वो पर्सन कहता है लेकिन वहाँ पे देखो बहुत सारे व्यूअर्स अपने फोन में वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग तो इंस्टा पे लाइव भी गए हैं, अब तो चीजें हमारे हाथों से जा रही है। तो जू हुई कहता है सुसाडोंग मेरे लिए इंतजार करो। इधर हम देखते हैं सुसाडोंग अपना हाथ को उठा के कहता है देख लिया ना तुम्हारा एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट, ये लोग बस स्क्रिप्ट के हिसाब से ही फाइट करते हैं, इनको सच में फाइट करना नहीं आता, ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ इस एंशिएंट मार्शल आर्ट एरिना में। तो अब एमसी कहता है हाँ क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो भी इन फालतू के मास्टर को हरा के। भाई तुझे सच में नहीं पता कि मेरे पास कितने ज्यादा मार्शल आर्ट पावर है। ऐसा कह के अब एमसी उठ जाता है और अपना टाओ बास शॉप को ओपन करता है और कहता है टाओ बास शॉप प्लीज मुझे एक मास्क दो। तो वहाँ पे एक मास्क मिल भी जाता है जो कि 50 स्पिरिट स्टोन का होता है। तो अपने एमसी कहता है हाँ मुझे यही चाहिए था। फिर अपने एमसी का परचेस सक्सेसफुल हो जाता है और उसके सामने एक मास्क आ जाता है। अपने एमसी उस मास्क को लेते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने चेहरे पे लगा लेता है और कहता है अभी है शो टाइम। तो कैसा लगा इसका वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।